सब लोग एक बार जोर से हाथ उठा के बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। चलिए, यानी कि अब हम लोग जाग गए हैं, ठीक है। अब मैं अपने वक्तव्य को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मंच पे उपस्थित जिला दिव्यांगजन कल्याण पदाधिकारी शुभांगी मैम, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संचालक, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, क्षेत्र से आए हुए जनप्रतिनिधि, आप सभी पेरेंट्स और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप सभी का इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आपने सुना होगा कि इस तरह का संवाद कार्यक्रम पहली बार इस प्रदेश में चलाया जा रहा है। एक जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है और दूसरा उसके बाद शिक्षा संवाद कार्यक्रम। जन संवाद कार्यक्रम से आप लोग रूबरू हो चुके होंगे। आपके प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम कहीं कहीं आयोजित किया गया होगा, जिसके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में हमारे ऑफिसर्स आके जिला से और प्रखंड से आप लोगों को समझाए होंगे, बताए होंगे। इसी प्रकार शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत हमारे जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, चाहे डीपीओ हों, डीओ हों या प्रखंड स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, वो सब आके शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है इसके बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रभात। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस संवाद कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी। पहले आप सभी ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जिला कार्यालय जाना पड़ता था या प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था। वहाँ जाने पे आप लोगों को झिलाया जाता था, आज आइए कल आइए, आप लोगों को योजनाओं की सही जानकारी नहीं होती थी। अब सरकार खुद अपने पदाधिकारियों के माध्यम से आप लोगों तक भेज रही है कि आप लोगों तक सही योजनाओं की जानकारी खुद पदाधिकारी आके बताएं, समझाएं और कैसे उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना है ये भी बताएं। तो पहले में और आज में अंतर ये है कि पहले आपको दफ्तर जाना पड़ता था, अब अधिकारी खुद आपके क्षेत्र में, आपके स्कूल में उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और कैसे उनका लाभ प्राप्त करना है ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। चलिए, हमारा जो वक्तव्य होगा ये इस कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत और जो अपने अनुभव से, ज्ञान से या जगह जगह पढ़ने से सीखा हूँ वो सब आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हमको इस कार्यक्रम में आके केवल योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिली, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल बातें पता चली, जिससे चाहे हम हों, चाहे शुभांगी मैम हो या अन्य अधिकारी हो, कैसे पढ़े, कैसे बने और आप अपने बच्चों को कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि यहाँ जितने भी पेरेंट्स आए हैं, सबकी आंखों में यही चमक है कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही एक दिन मंच पर उपस्थित हों, पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने या बड़े ऑफिसर या किसी बड़े मुकाम पे पहुँचे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या आप लोग केवल यहाँ नाश्ता करने तो नहीं आए हैं ना? क्या यहाँ केवल इकट्ठा भीड़ करने तो नहीं आए हैं ना? ये सब जानने आए हैं कि नहीं, हमको भी अधिकारियों से कुछ सीखना है और अपने बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाना है या बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं, चाहे मैं हूँ, चाहे शुभांगी मैम हो, चाहे DCLR से आने वाले थे या जितने भी 2 पदाधिकारी यहाँ इस संवाद कार्यक्रम में आने वाले थे, सभी लोग क्लास 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में किए हैं। कौन से स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में। ये सरकारी स्कूल है, ऐसे ही सरकारी स्कूलों में हम सभी ने पढ़ाई किया है। हमारे साथ जितने भी अधिकारी हैं प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग क्या हैं? सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी भी जो अधिकतर सिलेक्शन हो रहा है वो सरकारी स्कूल के बच्चों का ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो शुरू में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, ABCD पढ़ ले रहे हैं, पहाड़ा याद कर ले रहे हैं, अंग्रेजी में बोलने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आगे चल के वही बच्चे मुकाम हासिल करेंगे, या जो बहुत नालायक है वह एकदम खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। जो एवरेज हैं वो भी अच्छा मुकाम पाते हैं और जो शुरू में बदमाशी करते हैं वो तो और अच्छा मुकाम पाते हैं। तो हमको कहीं से भी ये नहीं देखना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे हाथ से निकल गए हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो आगे वो कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। हमको उनको मौका देना होगा, उनमें विश्वास दिखाना होगा। तो जो बच्चे अभी पढ़ाई में कमज़ोर हो, तुम लोग अपने आप के लिए ताली बजाओ, आप लोग भी उनको मोटिवेट करने के लिए ताली बजाइए कि वो भी कुछ कर सकते हैं।
मैं खुद हाई स्कूल में 2nd डिवीज़न पास हुआ और मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अब पढ़ाई शुरू करो। और पढ़ाई करने के बाद फ़िलहाल की स्थिति यह है कि मैं 4 सरकारी नौकरी हासिल कर चुका हूँ और चारों एक क्लास की नौकरी है। तो आप लोग कभी भी निराश नहीं होना, चाहे हाई स्कूल में 2nd डिवीज़न आए या फेल कर जाओ, ठीक है, या 12वीं में फेल कर जाओ, कभी भी हौसला नहीं हारना है। 30 साल 35 साल तक लगातार तुम लोगों को मौके मिलेंगे, बस तुम लोगों को सही जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए और आप लोगों में मेहनत और कुछ मुकाम हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। तो आप लोगों के ये मोटिवेटिंग के लिए मैंने बोला। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? पेरेंट्स, आपके लिए विशेष अनुरोध है मुझसे कि आप लोग कभी भी बच्चों को निराश ना करें, उनको किसी प्रकार से डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, उनको नीचा नहीं दिखाएं कि उनके बच्चे बहुत पास कर गए हैं और अब तुम कमज़ोर हो। इस तरह की बातें उनको और ज़्यादा दबाव में रखती हैं और वो कुछ करना भी चाहें तो वो हासिल नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूँ तो अपने यहाँ कुछ योजनाओं के बारे में बता के, पढ़ के आप लोगों को समझा सकता हूँ और अपना काम पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मेरा काम सिर्फ योजनाओं के बारे में बताना नहीं है। योजनाएं तो वहाँ पोस्टर पे टंगी हुई हैं, रेडियो में, अखबार में आपके समक्ष आती हैं, लेकिन उन योजनाओं से लाभ कैसे लेना है, आपको अपने बच्चों में वो हौसला कैसे पैदा करना है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं बताने समझाने आया हूँ। सबसे ज़रूरी है कि पढ़ना केवल बच्चों को नहीं है, आप सभी लोगों को भी पढ़ना है। एक समय के बाद आप लोग अपने आप को आउटडेटेड समझते हैं, सोचते हैं कि हम पढ़ के क्या करेंगे। अरे भाई, आप जानकारी रखेंगे कि वर्तमान समय में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, तभी तो अपने बच्चों को समझा पाएंगे या बता पाएंगे। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे के संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए कि शिक्षा से संबंधित कौन सी योजनाएं हैं, क्या बातें चल रही हैं। अभी कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, आप लोग अपने आप को आउटडेटेड महसूस करते हैं ना? क्या सीखने की उम्र होती है कुछ? आपको मैं बताऊं, मैं अभी हथुआ प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में भी अधिक, मतलब कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो मिला हुआ है। तो ऐसी शिक्षा विभाग ने 3 वैकेंसी निकाली, 3 पोस्ट क्रिएट किए बीआरपी के। प्रखंड, बीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ठीक है। 3 पोस्ट निकाला। ऐसे 3 पोस्ट पे जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको रखना था, यानी कि जिन टीचर्स को सरकार ने रिटायर कर दिया, रिटायरमेंट कब दिया जाता है कि अब ये कार्य करने में उतने प्रभावी नहीं होंगे, इसलिए रिटायर कर दिया जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद कहा कि 3 लोगों को आप वापस रखिए, तो 3 बीआरपी पुनः वापस रखे गए। हमने उनसे पूछा कि आप विभाग का कौन सा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का काम छोड़ के हम सारा काम कर सकते हैं। हमने कहा हम आपसे कंप्यूटर का ही काम लेंगे, बाकी कोई काम नहीं लेंगे। उनके लिए पसीना आ गया कि भाई अब कैसे होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप अभी भी, वो कहे कि हमारी अब सीखने की क्षमता नहीं रह गई। हमने कहा नहीं, आप सीख सकते हैं। बाकायदा उनको मैंने 2-3 बैठ के समझाया कि मोबाइल पे ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, उससे फ़ोटो कैसे खींचते हैं, एक्सेल पे कैसे काम करते हैं और कंप्यूटर पे बाकी सब चीज़ें कैसे बंद करते हैं और पीपीटी कैसे बनाते हैं। 62 साल 63 साल की वो व्यक्ति, जब कंप्यूटर पे उनको बढ़िया ट्रेनिंग दी गई, बढ़िया से समझाया गया, तो जब वो पीपीटी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, एक्सेल सीट पे काम कर सकते हैं, तो आप लोग इस उम्र में क्यों नहीं सीख सकते या समझ सकते हैं? जानकारी तो रख ही सकते हैं ना कम से कम। जब वो लोग सीख सकते हैं, उस पर काम करना जान सकते हैं, तो आप लोग तो कम से कम जानकारी रख सकते हैं, तभी तो आप अपने बच्चों को गाइड कर पाएंगे। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग अपने जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करते हुए खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को समझाइए। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि आप लोगों को मानते हैं कि अखबार नहीं आता है या किताबें नहीं मिलती हैं सही से, तो सरकार ने क्या किया है कि पुस्तकालय अभियान चलाया हुआ है। जिले में जिला पुस्तकालय, प्रखंड में प्रखंड पुस्तकालय और इसी तरह प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। मेरे ख्याल से इस विद्यालय में भी पुस्तकालय होगा। वो पुस्तकालय है। आप सभी से अनुरोध है कि उस पुस्तकालय का लाभ आप भी उठाइए, ठीक है? आते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग ट्रेनिंग के लिए केरल गए थे। केरल भारत का एक राज्य है दक्षिण में। वहाँ पे जो स्कूल हैं वो स्कूल सरकार द्वारा कम चलाए जाते हैं, जो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ज़्यादा चलाए जाते हैं। वहाँ अगर किताबें नहीं हैं तो किताबें उपलब्ध करना समाज के लोगों को काम है। अरे ये किताबें किसके काम आएंगी? आपके बच्चों के काम आएंगी ना? बताइए पेरेंट्स, गार्जियन, आप लोग निराश लग रहे हैं।
आप लोगों पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। ये किताबें, ये पुस्तकें आपके बच्चों के काम आएंगी, तो आप उस पुस्तकालय को कुछ पुस्तक भी दान दीजिए, साथ ही बच्चों को देखिए कि वो जाके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और आप स्वयं जाइए और पुस्तकालय में पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना आप विकसित होंगे, आपसे हमारे परिवार, आपका परिवार, और आपके परिवार से हमारा समाज विकसित होगा। समझ रहे हैं? वैसे भी बिहार शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही आगे रहा है। शुरू से आगे से रहने का मतलब कि पहले नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? हमारे बिहार में हुई थी। और कहा भी जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी जलाया था वहाँ पे, तो पुस्तकालय को जलने में लगभग 13 दिन का समय लगा था। तो ऐसा हमारा पुस्तकालय का स्ट्रक्चर शुरू से रहा है। इधर बीच आके हमने पढ़ना बंद कर दिया, तो हम अगली पीढ़ी को कैसे कह सकते हैं कि तुम पढ़ो? अगली पीढ़ी तो मोबाइल चलाएगी ना, चलाएगी। सबसे पहले आप स्वयं पढ़िए और बच्चों को कहिए कि आप भी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है? ये पुस्तकालय से संबंधित बातें हो गई। कुछ योजनाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सरकार ने हमको भेजा है योजनाओं के बारे में बताने के लिए। जैसे कुछ साइकिल योजना हो गया, उसके तहत 9th 10th के बच्चों को साइकिल दिया जाता है। साइकिल की राशि भेजी जाती है 3000 रुपये, और बच्चों को क्या करना होता है? साइकिल खरीदना होता है। पोशाक राशि या पोशाक योजना के तहत क्या किया जाता है कि पोशाक की राशि आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं के बारे में मैं देख के पढ़ देता हूँ, ताकि आप लोगों को सही जानकारी दे सकूँ। इतनी सारी योजनाएं याद रखना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे एक है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अगर आपकी बच्चियां 10वीं पास करती हैं, तो उन बच्चियों को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगर इंटर पास करती है फर्स्ट डिवीज़न से, तो उनको 25,000 की राशि, और अगर बच्चियां ग्रेजुएट पास करती हैं तो उनको 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ये राशि उनमें प्रोत्साहन के लिए दी जाती है, ताकि अगर उन बच्चियों को अगर राशि मिलती है तो आप मोटिवेट हों, दूसरी बच्चियां भी मोटिवेट हों कि हमको भी हाई स्कूल पास करना है, इंटर पास करना है और ग्रेजुएशन पास करना है। ये तो सरकार की तरफ से राशि दी जाती है। क्या हम लोगों को सिर्फ इस योजना के लिए पढ़ना चाहिए? क्या हमको सिर्फ इस योजना के लिए पढ़ना चाहिए? नहीं, हमको अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, अपने अंदर प्रतिभा बढ़ाने के लिए पढ़नी चाहिए। तो ये योजनाएं मोटिवेट के लिए हैं, जबकि हम लोगों का जो असली मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको अपने अंदर शिक्षा की अलग जगानी है, हमको अपने अंदर टैलेंट बढ़ाना है, हमको कुछ सीखना है, समझना है, ताकि हम इस समाज में अपना अस्तित्व साबित कर सकें, समाज के कुछ काम आ सकें और एक अमिट छाप छोड़ सकें, आगने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें। कि अब शिक्षकों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अगर किसी भी दिन अगर आपने 6 क्लास से कम क्लास पढ़ाया, तो उसकी सूचना प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसी दिन उस शिक्षक का वेतन रोक देंगे। तो प्रधानाध्यापक महोदय, आपको ये निर्देश है कि किसी भी दिन अगर कोई शिक्षक 6 क्लास से कम पढ़ाते हैं तो उसकी सूचना आप तत्काल देंगे। ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है शिक्षकों की। तो ये शिकायत आप लोगों की सरकारी विद्यालय में पढ़ाई खत्म हो गई है, नहीं होती है, इसका समाधान हो चुका है। जब बच्चे स्कूल में आने लगे तो कमरों की संख्या कहीं कहीं कम थी। किसी विद्यालय में 2 कमरे, किसी में 4 कमरे, और बच्चे अचानक से उनकी उपस्थिति बढ़ने लगी। ऐसे में सरकार ने क्या किया कि बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं बन सकती है, तो एक प्री फैब स्ट्रक्चर होता है, प्री फैब स्ट्रक्चर बनाकर उसमें क्लासेस संचालित करवाया गया। तो सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है कि जहाँ बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं बना सकती है और बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय आ रहे हैं, तो जल्द ही उस विद्यालय में प्री फैब स्ट्रक्चर बनाया जाए। और इस कड़ी में पूरे गोपालगंज जिले में लगभग 150 प्री फैब स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है और उसमें क्लासेस संचालित की जा रही हैं। आप लोगों की एक समस्या यह भी रहती थी कि विद्यालय में बच्चों से शौचालय या कमरों की साफ सफाई की जाती थी, या शिक्षक स्वयं करते थे या किसी अन्य विकल्प के माध्यम से, लेकिन फिर भी गंदगी पड़ी रहती थी। अब शिक्षा विभाग एजेंसी तय कर दिया है और एजेंसी के माध्यम से आपके विद्यालय में शौचालय की सफाई, बेंच डेस्क की सफाई, कमरे की सफाई कराई जा रही है। तो अब ये शिकायत दूर हो जानी चाहिए किसी विद्यालय में कि छात्रों द्वारा सफाई कराया जा रहा है या शिक्षक स्वयं सफाई कर रहे हैं। क्या एजेंसी ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया है? तो आपके विद्यालय में भी एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया है।
मोटा मोटी ये बात योजनाओं से संबंधित था। अंत में मैं यही कहूँगा, आप स्वयं जितने भी एजुकेशन से संबंधित पार्टी हैं, चाहे वो छात्र हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, हम अधिकारी समाज हैं, वर्ग हैं, या आप जो समाज के लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि आए हैं यहाँ पे, हाँ आप मुखिया जी, सरपंच जी, या और भी आप सभी जो ग्रामीण हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, आप लोग शायद स्वास्थ्य विभाग से हैं, किस विभाग से? आंगनबाड़ी से। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप लोग विद्यालय के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और हमारे राष्ट्र समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दें। इसके साथ मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा, अगर हमको अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने संसार को बदलना है तो शिक्षा से ज़्यादा कारगर हथियार कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग शिक्षा के विकास, उसके लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की इस सजोशी भाषण के लिए धन्यवाद। एक बार धन्यवाद, ताली होना चाहिए सबके सर के लिए। सर कीजिए।